हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक न्यू वीडियो, जिसमें कि आज हम टॉपिक कवर करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक और मापन का पार्ट 2। तो दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। और दोस्तों, अगर हम बात करें आपके प्रकाश की चाल को लेकर, तो विभिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वो भी आपके अलग अलग होती है। और इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखिए, निर्वात और वायुमंडल के अंदर जो प्रकाश की चाल होती है वो आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। चलिए, अब देखिए प्रश्न संख्या 2, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक पारसेक जो कि तारों संबंधित दूरियों को मापने का मात्रक है, ये कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो देखिए, पारसेक जो है ये आपके लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष की भांति ही जो है खगोलीय दूरी को मापने की एक इकाई है। और पारसेक को जो है पैरालैक्टिक सेकंड भी बोला जाता है। और एक पारसेक जो होता है ये आपके 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। और इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि एक पारसेक की जो वैल्यू होती है वो आपके 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके कोस्ट गार्ड नाविक का ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केल्विन स्केल, ठीक है। क्योंकि देखिए, केल्विन पैमाने पर जो जल का हिमांक बिंदु होता है वो 273 केल्विन, और जो भाप बिंदु होता है वो आपके 373 केल्विन होता है, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी होती है इनको 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग को जो है 1 केल्विन कहा जाता है। इसलिए जो है केल्विन पैमाने पर कोई भी ऋणात्मक मान नहीं होता। और दोस्तों, जो 0 केल्विन होता है ना, उसका अर्थ होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए, अब देखिए प्रश्न संख्या 4, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि क्यूसेक के द्वारा क्या मापा जाता है। तो दोस्तों, जो मापक उपकरण हैं इनमें से आपको क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपके नाविक एग्जाम में। तो देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या फिर जल की मात्रा, ठीक है। तो देखिए, क्यूसेक के द्वारा जो है किसी भी जल का बहाव मापा जाता है, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर। तो राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी। और 1 क्यूसेक का मतलब होता है आपके प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है। यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ हीट। ऑप्शंस दिए हुए हैं कैलोरी, किलो जूल या फिर वॉट। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉट, ठीक है। क्योंकि कैलोरी, किलो और किलो जूल ये सभी जो है आपके ऊष्मा के मात्रक हैं, जबकि वाट जो होता है वो आपके शक्ति का मात्रक होता है, जिसको हम जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं डेसिबल, ध्वनि तीव्रता की इकाई, हॉर्स पावर, शक्ति की इकाई, समुद्री मील, दूरी की इकाई या फिर सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई, ठीक है। तो दोस्तों, इन ऑप्शंस को देख करके जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। क्योंकि हम जानते हैं कि सेल्सियस जो है ये आपकी ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये ताप को मापने की इकाई होती है, ठीक है। जबकि बाकी सभी ऑप्शन सही दिए हुए हैं, जिसमें कि डेसिबल जो है वो ध्वनि तीव्रता की इकाई हो जाएगी, हॉर्स पावर जो है ये शक्ति की इकाई हो जाएगी, और समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील जो होता है ये आपके समुद्रिक दूरी को मापने की इकाई होती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि रिंगेलमैन स्केल जो होती है इसका प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं ध्वनि, कोहरा, धुआं या फिर प्रदूषित जल।
तो जो रिंगेलमैन स्केल है इसका प्रयोग दोस्तों आपके जो फॉग होता है यानी कि जो कोहरा होता है ना उसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका जो आविष्कार है वो फ्रांस के कृषि वैज्ञानिक थे मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन, उनके द्वारा किया गया था। तो उसी के नाम पर जो है इनका नाम रखा गया है रिंगेलमैन स्केल। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है इस पार्ट के बाद में आज आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो से जो है हम एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपडेटेड प्लेलिस्ट को जो है आप लोग चेकआउट करते जाना, जिससे कि आप लोगों के सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र को प्रयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों पीछे भी मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सोनार, जिसको कि हम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं, जो कि आपके नौ संचालन में जल के अंदर या फिर जो है सतह पर वस्तु का पता लगाने के लिए जो है पराश्रव्य ध्वनि तरंग संचरण करती है, और इस तकनीक से जो है समुद्र की गहराई भी मापी जा सकती है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 9, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमापियों में से पायरोमीटर जो है किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या फिर द्रव तापमापी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडिएशन थर्मोमीटर यानी कि विकिरण तापमापी। देखिए ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग जो है ये आपके 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, और जो विकिरण तापमापी होता है ना इसी को जो है पायरोमीटर बोला जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है उन स्थानों का तापमान मेजर किया जाता है जहाँ पर पहुँच पाना कठिन होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो पायरोमीटर होता है इसका प्रयोग हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी पीछे भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तापक्रम और उच्च तापक्रम। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 11, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है वो महासागर की गहराई नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अभी जो आपका कोस्ट गार्ड का 02/2022 इनटेक हुआ था उसमें ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि कौन सा जो है वो महासागर की गहराई मापने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, एमीटर, बैरोमीटर या फिर फेदोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी फेदोमीटर, जो कि आपके समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र होता है। बाकी देखिए गैल्वेनोमीटर जो है ये किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की प्रबलता या फिर जो है उपस्थिति को पता लगाने वाला यंत्र होता है। अमीटर आप सभी को पता है विद्युत धारा का मतलब कि एम्पियर में जो है मान ज्ञात करता है, और बैरोमीटर जो है ये आपके वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 12, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग जो है ये किसे नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं सन स्पॉट, सोलर रेडिएशन, हवा के ताप को या फिर पौधों के ताप को। तो देखिए पायरोहीलियोमीटर जो होता है ना ये आपके सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों ये जो आपके पायरोहीलियोमीटर है ये आपके स्टीफन के नियम के ऊपर काम करता है। ठीक है, और स्टीफन का नियम क्या है, तो स्टीफन के लॉ के अकॉर्डिंग जो है उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की जो मात्रा होती है ना इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। ठीक है, और एक चीज़ जो है स्पेशली याद रखिएगा कि ये जो आपके पायरोहीलियोमीटर होता है ना इसके द्वारा जो है 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान नहीं माप सकते, क्योंकि इससे कम तापमान पर जो है वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। ठीक है, तो स्पेशल पॉइंट में जो है इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों आपके ये जो मापक उपकरण हैं इनका मैं आपको अलग से एक चार्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप लोग इनको बार बार रिवाइज करते रहोगे, क्योंकि ये जो है आप लोगों को एक बार में याद नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 13, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र को उपयोग में लिया जाता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर को उपयोग में लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी देखिए हाइग्रोमीटर जो होता है उसके द्वारा आपके वायु की आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, और मैनोमीटर जो होता है इसके द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। और जो हाइड्रोमीटर होता है ना, देखिए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर ये दोनों जो है आपके कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हाइग्रो जो होता है, हाइग्रो वो जो है आपके वायु की आर्द्रता मापता है, और जो हाइड्रो होता है वो आपके द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापता है। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूजन आप लोग बिल्कुल भी मत रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 14, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव को जो है प्रयोग में लिया जाता है।
तो देखिए दोस्तों, ऑप्शंस दिए हुए हैं जल, पारा, अल्कोहल या फिर उपयुक्त सभी। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर को यूज़ में हम लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया। और बैरोमीटर में जो है पारा नामक द्रव धातु को प्रयोग में हम लेते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा ये जो है आपके एयरफोर्स XY और नेवी MR एग्जाम के अंदर भी देखा गया है। क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पारे के तल की जो है अचानक गिरावट सूचक होती है इनमें से कौन सी घटना की। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके साफ मौसम का, तूफान का, बर्फबारी का या फिर भारी वर्षा का। ठीक है, तो वायु दाब मापने वाला यंत्र जो कि आपके बैरोमीटर कहलाता है, और बैरोमीटर के पारे का जो है अचानक गिरना जो है वो आपके तूफान का संकेत देता है, यानी कि तेज़ तूफान आने वाला है। ठीक है, और जबकि पारा जो है वो अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब ये होता है कि वर्षा हो सकती है, और अगर पारा जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि मौसम जो है वो साफ रहेगा। तो इन तीनों कंडीशन को जो है आप लोग नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 16, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं मैनोमीटर, दाब, कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफी, हृदय गति या फिर सिस्मोग्राफ, पृष्ठ तल की वक्रता। तो आई होप कि आप देखते ही समझ गए होंगे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ, पृष्ठ तल की वक्रता। क्योंकि देखिए सिस्मोग्राफ, जिसको हिंदी में भूकंप मापी बोला जाता है, ये जो है आपके भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी देखिए ऑप्शन बी में जो है एक कार्बोरेटर आया है। तो दोस्तों कार्बोरेटर जो होता है ना, ये आपके आंतरिक दहन इंजन, जिससे कि आपके कार और इंजन चलते हैं ना, उसका मापन ये करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 17, और यहाँ क्वेश्चन है कि वायु की गति जो है ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो दोस्तों वायु की जो गति होती है ना, ये आपके एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और हाइड्रोमीटर का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर को यूज में लिया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 18, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता जो है ये किसके द्वारा मापी जाती है। तो चार ऑप्शंस हैं, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ या फिर सिस्मोग्राफ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ, जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और एक देखिए दोस्तों यहाँ पर उपकरण आया है पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ क्या होता है, तो पॉलीग्राफ जो है ये आपके झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है, जिसको आप लोग जो है मूवीज, वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स में देखा होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 19, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि नाविक जीडी और नाविक डीबी दोनों सेक्शंस में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला जो स्टेथोस्कोप होता है ना, ये आपके कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है। ऑप्शंस हैं व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर जो है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो दोस्तों डॉक्टरों द्वारा जो प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप होता है, जिसको आला भी हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, ये जो है आपके ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। ठीक है, यानी कि इम्पोजिशन ऑफ साउंड वेव्स। और दोस्तों इसके द्वारा जो है आपके डॉक्टर जो होते हैं ना, ये हृदय और फेफड़ों के रोगों की जो है पहचान करते हैं, उनकी जो है गति का मापन करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 20, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं प्रकाश संश्लेषण की दर के मापने के लिए, वृद्धि दर को मापने के लिए, ओस्मोसिस यानी कि जो आपके ओस्मोसिस की दर होती है उसको मापने के लिए, या फिर जो है ऊर्जा की ह्रास दर मापने के लिए। तो ऑक्सीनोमीटर का जो प्रयोग होता है ये पौधों की जो है वृद्धि दर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रोथ को मेजर करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो देखिए ऑडियोमीटर जो होता है ना, ये आपके ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और ओडोमीटर जो होता है, एक ओडोमीटर भी होता है, क्योंकि ऑडियोमीटर और ओडोमीटर ये दोनों आपस में कंफ्यूजन करते हैं। तो ऑडियोमीटर हो जाएगा आपके ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, और एक होता है ओडोमीटर जो कि एक चक्कर मापी यंत्र होता है, जो कि मतलब कि किसी भी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, बाकी देखिए ऑडियो फोन का उपयोग जो है वो कान में लगा करके जो है ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर जो होता है, इसकी सहायता से जलयानों की जो मतलब कि टाइम होती है, यानी कि जो आपके शिप वगैरह होती है, इनका सही टाइम ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 22, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाई, यानी कि दूध का घनत्व का मापन।
तो देखिए दोस्तों, जो लैक्टोमीटर होता है इसके द्वारा जो है आपके दूध के घनत्व का मापन किया जाता है, ठीक है। बाकी हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 23 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी एक विशेषता होती है। ऑप्शंस हैं उच्च घनत्व, उच्च द्रव्यता, उच्च प्रसरण शक्ति या फिर उच्च विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो दोस्तों पारे को जो है इसलिए यूज़ लिया जाता है साधारण तापमापियों में क्योंकि इसमें जो है आपके उच्च प्रसरण शक्ति पाई जाती है, ठीक है, यानी कि हाई एक्सपेंशन एबिलिटी, जिससे कि ये क्या होता है तापमान में होने वाले परिवर्तन को आसानी से जो है प्रदर्शित करता है, इसीलिए जो है इसको यूज़ में लिया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 24 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग जो है वो निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप, जिसको कि हिंदी में सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है, इसका प्रयोग जो है ये सूक्ष्म और पास की जो वस्तुएं होती है उनको देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इसमें जो है कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 25 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण को यूज़ में लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जो है लक्स मीटर को यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन सी में लक्स मीटर दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्स मीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 26 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं बैटरी, मोटर, जनरेटर या फिर चलती हुई कुंडली मोटर। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पर और भी 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बैटरी के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है मोटर। तो देखिए विद्युत मोटर जो होती है ना, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है जनरेटर, ठीक है। तो डायनेमो या फिर जनरेटर जो होता है ना, ये आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 27 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए फोनोमीटर को प्रयोग में लिया जाता है। तो जो फोनोमीटर होता है ना, वो आपके ध्वनि के तीव्रता स्तर को मापता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इन ऑप्शंस में तो कहीं पर है नहीं, तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में से एक भी राइट नहीं होगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि फोनोमीटर का जो प्रयोग होता है ये आपके ध्वनि के तीव्रता स्तर को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 28 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेगावाट जो कि बिजली के नापने की इकाई है और ये कौन सी बिजली को मापता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शंस हैं जो बिजली उत्पादित की जाती हो, जो उपभोग की जाती हो, जो बिजली बच जाती हो या फिर जो है ट्रांसमिशन में जिसका ह्रास हो जाता हो। तो मेगावाट जो है ये आपके बिजली के नापने की इकाई है जो आपके उत्पादित की जाती हो, ठीक है, यानी कि जो प्रोड्यूस होती है उसको मापने के लिए। और वाट जो है ये आपके विद्युत शक्ति की इकाई होती है जो प्रति सेकंड 10⁻⁷ अर्घ या फिर जो है 1 जूल कार्य दर के समतुल्य होती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए कि मेगावाट जो कि बिजली के नापने की इकाई है जो प्रोड्यूस की जाती हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और ये क्वेश्चन जो है आपके नेवी एसएसआर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे डाब्सन इकाई का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों डाब्सन इकाई जो होती है ना, इसका प्रयोग आपके जो हमारी ओजोन परत है वायुमंडल की, इसकी मोटाई को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को मेजर करने के लिए डाब्सन यूनिट को यूज में लिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो इनमें आप देखें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ऊष्मा की इकाई जो है वो आपकी कैलोरी होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है सेल्सियस जो है वो आपके ताप की इकाई होगी। तो यहाँ पे ये पैर गलत है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से जो है ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है।
ऑप्शन है सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग या फिर जूल। ठीक है, तो जो भी इसका राइट आंसर होगा आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपके क्विज की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा साथ ही आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ और नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो के साथ में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।